नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने 26 जून को एक कार्यक्रम में कहा कि संविधान की प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म और समाजवाद जैसे शब्द जोड़े गए थे, उन पर अब दोबारा विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था, तब इन शब्दों को प्रस्तावना में नहीं रखा गया था। ये दोनों शब्द बाद में 1975 में लगी इमरजेंसी के दौरान जोड़े गए थे। होसबोले ने सवाल किया कि समाजवाद हमेशा भारत के लिए जरूरी है? क्या ये विचारधाराएं हमारे देश के लिए शाश्वत हैं? उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनके पूर्वजों ने संविधान को कमजोर किया, आज वही लोग हाथ में संविधान की कॉपी लेकर संसद में प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका भारत के साथ बहुत बड़ी ट्रेड डील कर सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के साथ एक डील करने के बाद ये संकेत दिया है। बताना होगा कि पिछले कुछ दिनों में भारत में ट्रंप के बयान विवादित मुद्दा रहे हैं। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बाद हुए सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की है। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने व्यापार रोकने की धमकी दी थी और इस वजह से भारत और पाकिस्तान जंग से पीछे हट गए। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने कहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से लड़ेंगे तो अमेरिका किसी भी तरह की ट्रेड डील नहीं करेगा। बहरहाल ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में कहा, हमने चीन के साथ ट्रेड डील पर दस्तखत किए हैं। हम हर किसी के साथ ट्रेड डील नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन हम कुछ बड़ी डील करेंगे। हम एक डील करने जा रहे हैं, शायद भारत के साथ, बहुत बड़ी। ट्रंप ने कहा कि हम भारत के लिए दरवाजे खोलने जा रहे हैं। चीन के साथ हमने शुरुआत की है। भारत ने अमेरिका की उस नई वीजा नीति पर जवाब दिया है, जिसमें अब वीजा के लिए अप्लाई करने वालों से उनके सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी भी मांगी जा रही है। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारतीय नागरिकों के वीजा आवेदन को सिर्फ योग्यता के आधार पर ही देखा जाना चाहिए, न कि सोशल मीडिया से जुड़े किसी अन्य पैमाने पर। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम अमेरिका से इस मामले पर लगातार बातचीत कर रहे हैं ताकि भारतीय नागरिकों के हित सुरक्षित रह सकें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वो एक साजिश के तहत 1987 से 2004 के बीच जन्मे वोटरों को निशाना बना रहा है। बता दें, चुनाव आयोग ने जुलाई 1987 से दिसंबर 2004 के बीच जन्मे सभी वोटरों से नागरिकता का सबूत मांगा है। ममता बनर्जी ने कहा, ये सब कुछ एनआरसी को पीछे के दरवाजे से लागू करने की कोशिश है। उन्होंने इसे एक स्कैम बताया और कहा, यह बेहद खतरनाक कदम है। ममता ने यह भी कहा कि इससे बंगाल के गरीब, प्रवासी मजदूर, गांव में रहने वाले अनपढ़ और छात्र वोटर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि उनके पास जरूरी कागज नहीं होंगे। ममता बनर्जी ने कहा, यह नियम बिहार सरकार को भेजा गया, लेकिन असली निशाना बंगाल है। उनका कहना है कि बिहार में बीजेपी की सरकार है और चुनाव नजदीक हैं, इसलिए वहां कुछ नहीं होगा, जबकि बंगाल में युवा वोटरों के नाम काटने की साजिश की जा रही है। ईरान ने अब आधिकारिक रूप से एक नया कानून पास कर दिया है, जिसके तहत वो संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ अपना सहयोग रोक रहा है या बदल रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, यह बिल अब पूरी तरह लागू हो चुका है, क्योंकि इसे संसद ने पास किया और देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था गार्जियन काउंसिल ने भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने सरकारी टीवी पर कहा कि अब इस कानून को मानना हमारी जिम्मेदारी है और इसमें कोई शक नहीं है कि हम इसे लागू करेंगे। मतलब ये कि अब इसे IAEA के साथ ईरान का रिश्ता और सहयोग पहले जैसा नहीं रहेगा। अब ये एक नई शक्ल लेगा, जिसका मतलब है कि ईरान अब चाहता है कि वो अपने परमाणु प्रोग्राम को अपनी मंजूरी से चलाए, किसी की निगरानी में नहीं, जिसके बाद लोगों का कहना है कि ईरान कुछ बड़ा करने जा रहा है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने गुरुवार को बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए 12 दिन के युद्ध के दौरान ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को मारने की योजना बनाई गई थी, लेकिन खामनेई समय रहते भूमिगत हो गए और इस वजह से उन्हें मारा नहीं जा सका। इजराइल कैट्ज ने कहा कि अगर खामनेई हमारी पकड़ में होते तो हम उन्हें खत्म कर देते। उन्होंने बताया कि खामनेई इतनी गहराई में छिप गए कि उन्होंने अपने कमांडरों से संपर्क भी तोड़ दिया, इसलिए उन पर हमला करना मुमकिन नहीं था। काज ने बताया कि युद्ध के दौरान इजराइल लगातार उन्हें ढूंढता रहा। उन्होंने कहा कि हमने बहुत खोजा, हमारा मकसद शासन बदलना नहीं था, बल्कि ईरान के नेतृत्व को दबाव में लेना और अस्थिर करना था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने गुरुवार को दिए एक टीवी इंटरव्यू में साफ किया कि फिलहाल ईरान की अमेरिका से बातचीत करने की कोई योजना नहीं। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे के उलट है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका अगले हफ्ते ईरान से बातचीत करेगा। अरागची ने कहा कि तेहरान अब ये सोच रहा है कि अमेरिका से बातचीत करना उसके हित में है या नहीं। उन्होंने बताया कि पहले भी 5 बार दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी,
लेकिन हर बातचीत में उस समय टूट गई जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। अरागची ने बताया कि परमाणु ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा है और अब ईरान के विशेषज्ञ इस नई स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं। उन्हीं आंकड़ों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि ईरान आगे क्या कूटनीतिक कदम उठाएगा। ईरान पर हुए इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों पर भारत ने अपना स्टैंड अब साफ कर दिया है। भारत ने ब्रिक्स देशों के समूह के साथ मिलकर ईरान पर हमलों की निंदा की है। ब्रिक्स ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है। बता दें कि भारत ने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की ओर से जारी एक बयान से खुद को 10 दिन पहले अलग कर लिया था, जिसमें इजरायल की ओर से किए गए सैन्य हमलों की निंदा की गई थी। अब भारत ने इस मामले में अपना रुख स्पष्ट कर दिया। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी 5-6 जुलाई को ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने देशवासियों को इजरायल के खिलाफ जीत की बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ये बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इतनी सारी धमकियों और दावे करने के बावजूद ज़ायोनिस्ट शासन को इस्लामी गणराज्य यानी ईरान ने बुरी तरह कुचल दिया है। उन्होंने अमेरिका पर भी हमला बोला और दावा किया कि ईरान ने अमेरिका के खाड़ी क्षेत्र में मौजूद सैनिक अड्डों पर हमला किया और उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका को जोरदार थप्पड़ मारा है। अमेरिका के सबसे अहम सैन्य अड्डों में से एक अल उदीद एयरबेस पर हमला कर नुकसान पहुंचाया गया है। खामेनेई ने चेतावनी दी कि ईरान अब भी अमेरिका के कई ठिकानों तक पहुंच रखता है और जब चाहे हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अब भी अमेरिका के अहम ठिकानों तक पहुंच है और ज़रूरत पड़ने पर फिर से हमला किया जा सकता है। अगर दुश्मन ने दोबारा कोई गलती की तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। खामेनेई ने ट्रंप के उस बयान का मजाक उड़ाया जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान को आत्मसमर्पण करना चाहिए। खामेनेई बोले, यह कहना कि ईरान को आत्मसमर्पण करना चाहिए अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अपने भाषण में कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके अमेरिका कुछ नहीं कर पाया है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। उनकी बात सुनकर कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि वो सच्चाई को तोड़ मरोड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने इस क्षेत्र में अमेरिका के एक प्रमुख अड्डे पर हमला किया और अमेरिका ने इसे कमतर आंकने की कोशिश की। आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि ट्रंप ने ईरान से आत्मसमर्पण करने की बात करके बहुत बड़ी बात कह दी। ईरान जैसे महान देश और राष्ट्र के लिए आत्मसमर्पण का उल्लेख ही अपमान है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने गलती से एक सच्चाई उजागर कर दी कि अमेरिका शुरू से ही ईरान विरोधी रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे आपराधिक भ्रष्टाचार के मुकदमे बंद करने की मांग की है। ट्रंप ने यह आग्रह सीधे इजरायल की न्यायपालिका से किया है। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं, लेकिन इजरायल के विपक्ष ने ईरान इजरायल युद्ध विराम पर सवाल उठाते हुए तमाम सवाल किए हैं। विपक्ष ने नेतन्याहू से गजा युद्ध रोकने को कहा है। ईरान से युद्ध रोकने के बाद इजरायल में राजनीतिक हालात एकदम से बदल गए हैं। नेतन्याहू के खिलाफ हाल ही में काफी प्रदर्शन भी हुए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ बैठक में पाकिस्तान चीन के रवैये को करारा जवाब देते हुए संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले को नजरअंदाज करने और बलूचिस्तान का जिक्र थोपने की कोशिश पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया। दरअसल शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी सख्त नीतियों को एक बार फिर मजबूती से रखा, लेकिन इस मंच पर भारत की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। चीन के किंगदाओ में आयोजित एससीओ बैठक के संयुक्त बयान में साफ दिखा। दस्तावेज में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले का जिक्र नहीं था। इसके बजाय दस्तावेज में बलूचिस्तान का उल्लेख किया गया था। पाकिस्तान अपने इस प्रोविंस में अस्थिरता के लिए भारत को लगातार जिम्मेदार बताता रहा है। पाकिस्तान आरोप लगाता रहा है कि बलूच मिलिटेंट को भारत सहयोग करता रहा है। हालांकि भारत इन दावों को खारिज करता रहा है। ऐसे दस्तावेज में इस मुद्दे के जिक्र को भारत ने अपनी संप्रभुता और आतंकवाद विरोधी नीति के खिलाफ माना। पहलगाम आतंकी हमलों पर भी भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.